अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाजरीन, अहम इशूज़ पर डिस्कशन करेंगे, बात का आगाज़ करेंगे तस्नीम हैदर शाह साहब से। और आपको पता है तस्नीम हैदर शाह साहब एक बहुत बड़ी पिंडोरा बॉक्स खुल गया जिसमें नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर जो एलिगेशंस जो इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए, उसके बाद चाहिए तो ये था कि नवाज़ शरीफ साहब उन पर कोई एक्शन लेते और प्रॉपर्ली इस चीज़ को देखा जाता। लेकिन मियाँ साहब ख़बर के मुताबिक फ़ैमिली के साथ तशरीफ़ ले गए हैं यूरोप टूर पर और घूमने फिरने वहाँ फ़ैमिली के साथ चले गए हैं। और पीछे से नासिर भट्ट साहब जो हैं उन्होंने पुलिस को जाके वहाँ पर कुछ इनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन भी दी और कह रहे हैं कि मैं इनके ख़िलाफ़ एक्शन लूँगा और जो कुछ भी करूँगा। लेकिन जिन पे मेन इल्ज़ाम था वो मौजूद नहीं है लंदन में, वो वहाँ से जा चुके हैं ज़राए के मुताबिक और अपनी पूरी फैमिली के साथ घूमने फिरने तशरीफ़ ले गए हैं। एक और बड़ी अहम ख़बर कि इसहाक़ डार साहब वज़ीर ख़जाना 2017 के अंदर इसहाक़ डार साहब और दीगर के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर हुआ। हुकूमत नून लीग की थी, यानी PTI की हुकूमत नहीं थी। नून लीग की हुकूमत में होते हुए इसहाक़ डार साहब के ख़िलाफ़ एक केस हुआ था आमदन से ज़ायद असासों के ऊपर। उस केस में आज फ़ैसला महफूज किया गया था और वो फ़ैसला सुनाया गया और उसमें कह दिया गया कि हम अब नए कवानीन जो अमेंडमेंट्स आई थी, लॉ की अमेंडमेंट्स की गई इस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद। एक हमने देखा कि एक रजीम चेंज जिसको कहा गया वो हुआ यहाँ पे और हुकूमत कहती है जमहूरी अंदाज़ था, लेकिन PTI की लोग ये कहते हैं कि ये एक रजीम चेंज था। रजीम चेंज हुआ और उसके बाद अमेंडमेंट्स की गई कानून के अंदर। उन अमेंडमेंट्स के बाद बहुत से लोगों को इस्तिस्ना मिला, बहुत से लोगों के रेफरेंसेस नैब ने वापस किए और सबको रिलीफ मिलता गया। होना इस तरह चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियोज़ में बैरिस्टर अब्दुल्ला मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का सर। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। अब्दुल्ला साहब, अब हम बात का आगाज़ करेंगे चूँकि आप बैरिस्टर हैं और आप ज़ाहिर है लंदन के कवानीन को जानते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। हुआ कुछ इस तरह से कि एक शख्स ने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्ट्रेट एलिगेशंस लगा दिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझे मुलाकात मुझसे की 3 बार। उन्होंने बाकायदा डेट्स बताई। पहले उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात उनसे अगस्त में हुई, फिर सितंबर में हुई, फिर अक्टूबर में हुई और तीनों मुलाकातें उनके बेटे के दफ्तर में मुलाकातें हुई और मिलकर उन्होंने मुझे 2 टास्क दिए। वो दोनों टास्क डिस्कस हुए। मेरी मुलाकात कराने वाले नासिर भट्ट साहब थे। नासिर भट्ट साहब जो है उन्होंने मेरी मुलाकात इस तरह से कराई कि गुजरात के हैं और काफ़ी डंडी पट्टी शख्स हैं, असर रसूख रखते हैं, इनके पास काफ़ी जो है वो सोर्सेज मौजूद हैं। इसके बाद उन्होंने मुझे टास्क दिए कि इमरान खान साहब की असैसिनेशन और अरशद शरीफ साहब के बारे में उन्होंने कहा कि जी मुझे स्ट्रेटली मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि आपने ये दोनों काम करने हैं। और ये एलिगेशंस लगाने के बाद वो खुद वॉलंटरली पुलिस के पास गए और उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस से भी रब्ता कर लिया है और मैं हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को तैयार हूँ। लंदन जैसा मुल्क जहाँ के कवानीन आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे सर, इस पर ज़रा रोशनी डालें कि लंदन में ये बातें कह देना, पाकिस्तान में कहा होता हम ये सोचते शायद बोंडे इल्ज़ामात हैं और ऐसे ही एक शख्स उठ गया है और उठ के उसने इल्ज़ाम लगा दिए हैं। लंदन में ये सब कहना किस कदर क्रिटिकल होगा, ये बताइएगा प्लीज़। बिलाल साहब, ये काफ़ी क्रिटिकल साबित किया जा सकता है तस्नीम हैदर साहब के ख़िलाफ़ भी और नवाज शरीफ और जिन जिन लोगों को उन्होंने नामज़द किया है कि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। ठीक है, सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब पे अगर ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में एक साबित कर देते हैं कि एक प्रोसिक्यूटेबल केस है, कि केस की प्रोसिक्यूशन हो सकती है, इतना एविडेंस है इनके पास, तो इन पे अटेम्प्टेड मर्डर के चार्जेस लाए जा सकते हैं। अटेम्प्टेड मर्डर जो है वो बेसिकली क्रिमिनल ऑफेंस है एक बहुत बड़ा और ये इंडाइटेबल ऑफेंस है इंग्लैंड में। और ये क्रिमिनल अटेम्प्ट्स एक्ट 1981 के तहत ट्राइबल है जिसकी सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। इसमें प्रोसिक्यूशन को अक्सर ये साबित करना पड़ता है कि जो इंसान ने एक्शंस लिए थे उस चीज़ को अलेजिड मर्डर को अटेम्प्ट करने के लिए, यानी अगर जिस तरह कोई वेपन्स हैं या जिस तरह कोई ऐसी चीज़ है, प्लानिंग है, बट लाइक समथिंग मोर देन प्लानिंग हैज़ टू बी शोन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। वो एक कोर्ट में बताया जाना चाहिए ताकि इस चीज़ के लिए बंदे को कन्विक्ट किया जाए। बाकी तस्नीम हैदर साहब के हवाले से अगर देखा जाए तो अगर ये चीज़ वो नहीं प्रूव कर सकते तो इनके खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं और वो भी काफ़ी सीरियस हो सकती हैं। और इसके अलावा बाकी सारे लोग जिनकी रेपुटेशन डैमेज हो रही है, अगर उनकी रेपुटेशन को एक सीरियस हार्म पेश आ रहा है तो वो सारे डेफेमेशन के केसेस भी इनके साथ ला सकते हैं। दे कैन बी क्लेमेंट्स इन डेफेमेशन केसेस अगेंस्ट ऑल दोज पीपल हु हैव नेम्ड एंड शेम्ड देम, क्योंकि इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया जाता है। और इसके खिलाफ उनके पास सिर्फ 2 डिफेंसेस होंगे, एक पब्लिक इंटरेस्ट का और एक जो है अगर वो सच बोल रहे हैं। अगर वो सच बोल
बोल रहे हैं वो वाला डिफेंस तस्नीम हैदर साहब सिर्फ तब ले सकते हैं अगर वो क्रिमिनल ट्रायल में इस चीज़ को सच साबित कर देते हैं और नवाज शरीफ साहब कन्विक्ट हो जाते हैं। अच्छा, तस्नीम हैदर साहब ने एक बात की, उन्होंने ये कहा कि जब मैंने पुलिस से रब्ता किया तो मेरे पास अब उसके ख़ास एविडेंसेस मौजूद नहीं हैं, लेकिन पुलिस ने ये कहा कि आप बजाते खुद एक जीते जागते एविडेंस हैं और आप जो कुछ कह रहे हैं हम इस बात को बड़ा कंसीडर करेंगे। ये उनकी गालिबन आज की स्टेटमेंट थी। और चूँकि उन्होंने कहा कि मेरे पास इसके उस तरह के कोई भी एविडेंसेस नहीं है जो मैं आपको साबित कर सकूँ, लेकिन मैं खुद एक एविडेंस हूँ। जब मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं इस बात पे स्टैंड कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है, तो इसको पुलिस किस तरह से लेगी लंदन के अंदर, ये बताइएगा। बेसिकली बिलाल साहब, इनकी विटनेस स्टेटमेंट ड्राफ्ट होगी, इनके लॉयर्स और प्रोसिक्यूशंस इनकी विटनेस स्टेटमेंट पे काम करेंगे और देखेंगे सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या अवेलेबल है जिसके थ्रू वो इम्प्लिकेट कर सकते हैं नवाज शरीफ को और उनके ऊपर एक फेयर ट्रायल जो है वो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ठीक है। उस फेयर ट्रायल में उनकी उसी विटनेस स्टेटमेंट की एग्जामिनेशन इन चीफ होती है और उस एग्जामिनेशन इन चीफ के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑब्वियसली एक डिफेंस लॉयर करता है और एग्जामिनेशन इन चीफ उनकी प्रोसिक्यूशन करेगी और इस हिसाब से वो खुद एक जीते जाते एविडेंस हैं क्योंकि उनकी विटनेस स्टेटमेंट एक टेंजिबल एविडेंस कंसिडर होती है। ठीक है। उनको इम्प्लिकेट करने में नवाज शरीफ साहब को और तस्नीम हैदर साहब की बात को साबित करने में। ठीक है जी बिलाल साहब। तो इस सब सिचुएशन में मियां नवाज शरीफ साहब, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ यूरोप के टूर पर चले गए हैं और उनकी बेटी और गालिबन फैमिली के काफ़ी सारे लोग इस टूर में उनके साथ मौजूद हैं, यानी कि उनकी तरफ से एक शख्स जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो नॉन सीरियसनेस शो हो रही हो, जिस तरह से हम अभी वाक़े को देख रहे हैं कि मियां साहब के ऊपर एलिगेशन, इतने स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस और उस मुल्क के अंदर एलिगेशंस को जो पाकिस्तान नहीं है वहाँ के कवानीन इस तरह के नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ पे लाकानूनियत देखी जाती है और इंसानों के ऊपर होने वाले मजालिम को भी यहाँ पे देखते हैं कि पुलिस रिपोर्ट करने में इतनी ताख़ीर करती है। रिसेंट हमारे पास केस इमरान खान साहब का कि उनके ऊपर असैसिनेशन यानी मर्डर अटैम्प्ट हो गई और उसके बावजूद आज तक उनकी FIR उनके कहने के मुताबिक नहीं कट पा रही। उनकी अपनी हुकूमत होते हुए, पंजाब के अंदर गवर्नमेंट उनकी है, चीफ मिनिस्टर उनका है, इसके बावजूद उनकी FIR दर्ज नहीं हो पा रही। तो लंदन के अंदर अब मियां साहब तशरीफ़ ले गए हैं, तो क्या पुलिस या वहाँ का कानून इस चीज़ को देखेगा कि एक शख्स पर एलिगेशंस लग गए हैं और वो आराम से किसी और मुल्क अपना सैर पे चला गया है, इन सब चीज़ों को फॉलो अप किए बगैर, इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा वहाँ पर? देखें जी बिलाल साहब, ये चीज़ें तो इन्वेस्टिगेशन के बाद की बात है। ठीक है। और ऑब्वियसली नामजद अगर होते हैं नवाज शरीफ साहब उस इन्वेस्टिगेशन में फर्दर एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, तो इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लिया भी जा सकता है। मेरा अपना पर्सनल ख्याल ये है कि उन्होंने इस एम्बेरसमेंट को अवॉइड करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की कोशिश पसंद किया है कि वो किसी और मुल्क में चले जाएं, लेकिन उनको इस चीज़ का शायद इल्म होगा कि UK की काफ़ी सारे यूरोपियन ममालिक के साथ और दुनिया भर में ममालिक के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ हैं, जिसके थ्रू अगर कोई भी बंदा या तो वो क्रिमिनल ऑफेंस से कन्विक्ट हुआ हो या वो अक्यूज हो किसी भी केस में, अगर वो गवर्नमेंट जो है वो रिक्वेस्ट करे दूसरी गवर्नमेंट को, तो वो उसके तहत जो होते हैं वो बाउंड होते हैं लोग वापस करने के लिए, एक्स्ट्राडाइट करने के लिए। और ये सारा कुछ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन एक्स्ट्राडिशन से भी रेगुलेटेड है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रहे, ज़रूरी नहीं है कि तमाम ममालिक उस तरह से इसको लीगली बाउंड होने के बावजूद इस चीज़ को फॉलो करते हों। तो उनकी तरफ से एक ये बड़ा अक्लमंदाना फैसला भी है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है। इसमें सबसे बड़ी मिसाल जूलियन असांज की है, जो कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन बेस्ड जर्नलिस्ट थे। और उन्होंने US के खिलाफ 66,000 सिविलियंस कैजुअल्टीज जो कि US की मुख्तलिफ जो जंगें हैं उनमें वाक़या हुई थी, वो उन्होंने रिपोर्ट कर दी थी विकीलीक्स में। वो अभी तक UK के पास हैं इन पॉलिटिकल असाइलम और क्या नाम है, US जो है उनके एक्सट्रेडिशन के लिए पुश कर रहा है। पिछली होम सेक्रेटरी थी UK की प्रीति पटेल, उन्होंने उनकी एक्सट्रेडिशन को अप्रूव कर दिया था, लेकिन उसके खिलाफ वो अपील में चले गए थे। तो ये काफ़ी एक लंबा चौड़ा लीगल प्रोसेस शुरू हो सकता है उनके खिलाफ और उनकी जो हिरासत है वो जो है असल में ली जा सकती है किसी और मुल्क से भी। इसको काफ़ी सीरियसली लेते हैं UK के गवर्नमेंट के लोग। यानी कि तस्नीम हैदर शाह साहब ने जो इल्ज़ामात, चूँकि वो खुद भी UK में मौजूद हैं और उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं सोच समझ कर लगाए हैं, उन्हें भी पता है
कि व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस जो वो फेस कर सकते हैं। जिस तरह से बैरिस्टर अब्दुल्ला साहब ने हमारी रहनुमाई की कि यूके के अंदर वहाँ पर जो एक शख्स इल्ज़ाम लगाने वाला और जिस पर इल्ज़ाम लग रहा है, उन दोनों के लिए सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती है, क्योंकि इल्ज़ाम लगाने वाले पर ज़िम्मेदारी ज़्यादा आती है, उसने अपने आप को साबित भी करना है। लेकिन साथ ही ये बात उन्होंने की कि जिस तरह से आज तस्नीम हैदर शाह साहब ने ये कह दिया कि मैं खुद एक जीता जागता सबूत हूँ, मैं खुद एक एविडेंस हूँ, और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मुझे पुलिस और कानून भी वहाँ पे ये कहता है कि यू आर एविडेंस योर सेल्फ। और यही अब्दुल्ला साहब ने भी हमें बताया कि तस्नीम हैदर शाह साहब जो है वो खुद भी एक एविडेंस है, और उनकी वहाँ मौजूदगी और उनका ये सब कुछ कहना दैट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। एंड अब देखते हैं इस पर मियाँ साहब इस पर क्या, जैसे नासिर भट्ट साहब ने कहा जी मैंने इस केस को आगे फॉरवर्ड कर दिया है, और क्या होगा, किस तरह से सूरत हाल होगी, ये तो वक्त बताएगा। पाकिस्तान के अंदर 2017 में मैंने आपको बताया इसहाक डार साहब के ऊपर जो केस हुआ था, वो केस था आमदन से ज़ायद असासाजात का, और हुकूमत नून लीग की थी, और इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे। इसहाक डार साहब उस टाइम पे ख़ुद से ही मुल्क बदर हो गए और चले गए लंदन, और उसके बाद 5 साल बाद दोबारा तशरीफ़ लाए अभी रिसेंटली, और दोबारा वज़ीर ख़जाना की हैसियत से आए। और तशरीफ़ तब लाए जब सारी सेटिंग हो चुकी थी, जो कुछ इनके ख़िलाफ़ था नैब के अंदर किया गया रेफरेंस। यानी यहाँ पे एक ये बात बहुत काबिल गौर है कि 2017 में हुकूमत भी अपनी ही हो और अपना ही वज़ीर ख़जाना हो, और उसके ऊपर एक केस बना हो नैब के अंदर। यानी यहाँ पे एक नैरेटिव बनाया जाता है कि नैब तो इस्तेमाल ही की जाती है पॉलिटिकल यूज़ के लिए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, लेकिन ये जो केस बना इसहाक डार साहब के ऊपर, ये इन्हीं की हुकूमत में बना था। आज उससे कम्प्लीटली इस्तिस्ना मिल गई है, और अदालत ने कहा है कि नए कवानीन के मुताबिक हम कार्रवाई नहीं कर सकते। यानी ये अदालत ने स्ट्रेट फॉरवर्डली एक स्टेटमेंट दे दी है कि जो नए कानून जो अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं उसके मुताबिक हम किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकते, और रेफरेंस नैब को वापस दे दिया गया है। अब्दुल्ला साहब ये बताइएगा, सर ज़ाहिर है इस तरह से होना, अब्दुल्ला साहब मैं आपको दोबारा लेता हूँ, हमारे साथ रिदा सैफ़ी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और रिदा आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। रिदा अभी थैंक यू सो वेरी मच जी, अभी जो है वो बात हो रही थी तस्नीम हैदर शाह साहब पे और नवाज शरीफ साहब वाले इशू पे। मेरे साथ बैरिस्टर साहब भी मौजूद थे, उन्होंने हमारी रहनुमाई की कि जाहिर है नवाज शरीफ साहब जो है वो जो एलिगेशंस वहाँ पर लगे हैं लंदन में उन पे, क्योंकि जाहिर है वो लंदन है, वो पाकिस्तान नहीं है, वहाँ के तमाम कानून हमें बैरिस्टर साहब ने बताया और बताया कि दैट इज़ वेरी सीरियस जो इशूज़ वहाँ पे नवाज शरीफ साहब के ऊपर लगे हैं। आप किस तरह से इसको देखती हैं कि मियाँ साहब को क्या वहाँ पे रुक कर वहाँ पे इन चीज़ों को फेस करना चाहिए था, या वहाँ से जो चले गए वो यही बेहतरी आपको भी लगती है कि मियाँ साहब को जाना ही बेहतर था वहाँ से? Thank you so very much Bilal for having me, and first of all देखें there are 2-3 things। नवाज शरीफ साहब जो है जब से हुकूमत में आए हैं, there are मुस्लिम लीग नून की मैं बात करूँ अगर, so they are playing their double role once again। आप देखिए कि जहाँ आर्मी चीफ की तकर्री का मामला है उसके अंदर भी हमें बहुत सारे जो है वो इफ एंड बट्स नजर आ रहे हैं, डाउट्स हैं, उस पर तो मैं बात करते हैं। लेकिन जो आपका सवाल है वो बहुत अहम है। बिल्कुल एक शख्स, क्योंकि देखें हमारे पास जो पाकिस्तान में तो कोई माशाल्लाह से कवानीन तो है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन है नहीं। यहाँ तो कोई भी चोर लुटेरा जो होता है, जो पावर पॉलिटिक्स कर रहा होता है, जो पैसे की पॉलिटिक्स कर रहा होता है, उसके लिए कानून अलग है। जैसे कि आज आपने खुद इसहाक डार साहब का मामला देख लिया, उनके लिए कानून अलग है, और जो गरीब आदमी है उसके लिए कानून बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हमें नजर आता है। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। आपने देखा डेली मेल के मामले में भी बाहर के 57,000 पाउंड फाइन हुआ उन्होंने, जी बिल्कुल, उन्होंने किस तरह से जो है वो जवाब दिया कि जी मेरी अदालत में एक वजीर आजम और एक आम आदमी जो है वो बराबर है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि बाहर के ममालिक में, और ख़ास तौर पे लंदन जैसे ममालिक में, यूके जैसे ममालिक में और दीगर ममालिक की मैं बात कर लूँ, वहाँ पे कानून बहुत मजबूत है, और वहाँ पर चाहे अमीर हो या गरीब हो, जो क्राइम करता है उसको सजा जरूर मिलती है। तो तस्नीम हैदर साहब ने चूंकि बहुत संगीन किस्म के इल्जाम लगाया, और उन्होंने ये भी कहा है कि जी वो उन्होंने जो है रिपोर्ट भी करा दी उन्होंने भी पुलिस के पास। तो डेफिनेट सी बात है कि इसके बाद नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो डेफिनेटली इन सारी चीजों का सामना करें और बताएं कि आखिरकार इसके ऊपर बात क्या है, तस्नीम कौन है। सारे लोग अक्सर उनको उनसे जो है वो कह रहे हैं कि जी हम तो जानते नहीं है, मरीम औरंगजेब साहबा कहती हैं कि जी पहचानते नहीं है। अचानक से आप कैसे कह सकते हैं? एक शख्स जो कि लंदन में आपके साथ है, मियां साहब के साथ है, वहां पे हर वक्त आपको पार्टी का रुकन है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जी हम उसको जानते नहीं, उसके एलिगेशंस को आप रद्द कर सकते हैं? एक चीज। दूसरा,
इतनी अहम अपॉइंटमेंट का मामला है, नवाज शरीफ साहब उसमें भी आग लगाकर मैं तो ये कहूँगी कि अपनी छुट्टियां मनाने के लिए चले गए, क्योंकि आपको पता है कि इस अपॉइंटमेंट के हवाले से भी इस वक्त जो इतलात आ रही हैं वो कितनी ज़्यादा अभाम है। मुस्लिम लीग नून खुद किस तरह के डबल जो स्टेटमेंट्स है वो दिलवा रही है। शहबाज शरीफ ग्रुप अलग बात कर रहा है, नवाज शरीफ ग्रुप अलग बात कर रहा है। जी, अब 2017 में इसहाक डार साहब के ऊपर जो केस जो हमने भी थोड़ा सा डिस्कस किया, इसमें इसहाक डार साहब गवर्नमेंट हुकूमत नून लीग की थी, यानी हमेशा यहाँ पे ये नैरेटिव बनाया जाता है कि नैब तो इस्तेमाल ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए होती है और हमेशा से लोग पॉलिटिकल केसेस बनाने के लिए नैब को यूज़ करते थे। 2017 में हुकूमत भी नून लीग की थी, ये वजीर ख़जाना थे इसहाक डार साहब, इन पर ये केस बना, इसमें गालिबन इन्होंने बहुत सी चीज़ें एक्सेप्ट भी की थी और उसके बाद ये खुद से ही मुल्क बदर होकर बाहर चले गए। और आज हमने जो मतलब न्यू अमेंडमेंट्स के बाद जो हमने यहाँ पे कोर्ट का डिसीजन देखा है, मैं आपसे थोड़ा सा डिसीजन शेयर करूँ कि अदालत ने कहा है कि नए कवानीन के मुताबिक हम कार्रवाई नहीं कर सकते और उन्होंने रेफरेंस नैब को वापस दे दिया। तो ये तो मतलब हमारे लिए और बड़ी तकलीफ दे बात नहीं है कि एक ऐसा केस जो चल रहा था इतने अरसे से और इन्हीं की अपनी हुकूमत में बना हुआ था। आप देखें कि यहाँ पर एब्सकॉन्डर्स जो हैं वो मुल्क में लाए जाते हैं, ठीक है, और उनको वजीर खजाना भी आपके मुल्क का बना दिया जाता है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मजाक इस बात से ज्यादा हो नहीं सकता पाकिस्तान के लिए, और इससे ज्यादा बीइंग पाकिस्तानी मेरे लिए शर्म की बात हो नहीं सकती कि एक एब्सकॉन्डर, एक इश्तिहारी मुजरिम जिसको अदालतों ने, जिसको कोर्ट्स ने एब्सकॉन्डर करार दिया, उसको इश्तिहारी करार दिया, उसके ऊपर मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हों और फिर उसके बाद जो है वो आके यहाँ पे कोई वजीर आजम बन जाए, कोई वजीर आला बन जाए, कोई वजीर खजाना बन जाए, तो आपके सामने भी पूरी कौम देख रही है कि किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है यहाँ पे कानून का, अदालतों का और आइन का तो बनाते ही आए हम अनफॉर्चुनेटली हमारे सियासतदान, लेकिन अब उन्होंने कानून की जो धज्जियां बिखेरी हैं और जो अदालतों ने खुद अपने साथ भी किया वो भी हमारे सामने है। बस ये कहा गया था जी इसहाक डार साहब आएंगे पाकिस्तान में, डॉलर ऐसे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे खुशहाली आ जाएगी। बिल्कुल ये बुलशिट है, आई टेक इट एज अ बुलशिट, क्योंकि ये सिर्फ लोगों को एक लाल बत्ती के पीछे लगाने वाली बात थी। क्या कर लिया उन्होंने आके? कौन सा डॉलर कंट्रोल कर लिया? रोजाना डॉलर कीमत बढ़ रही है, कौन सा उन्होंने लोगों को आके जो है वो सस्ती रोटी कर दी, सस्ता पेट्रोल कर दिया? कौन सा मेरे और आपके घरों में जो है वो बिजली और गैस आ रही है? अभी देखिए सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, गैस नहीं है। मैं इस वक्त यहाँ पे कोयटा में बैठी हुई हूँ और सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा रकबे के एतबार से आपका सूबा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास गैस की शॉर्टेज है। तो आप बताइए कि कहाँ कहाँ आप जो है वो जहाँ जहाँ आप नजर उठाएं वहाँ वहाँ आप देखें कि तबाही और बर्बादी जो इन हुकूमतों ने की है, सियासतदानों ने पिछले 70 सालों में पाकिस्तान के साथ 75 सालों के अंदर, उसकी तो कोई नजीर नहीं मिलती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप रिदा, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। बातें मिस रिदा ने की हमारे साथ, जाहिर है बातें तकलीफ़ की हैं और सारी अवाम इसको इसी तरह देख रही होगी कि वज़ीर ख़जाना साहब इसहाक डार साहब, क्योंकि इसहाक डार साहब को जब मैंने लंदन में होते हुए हार्ट टॉक शो में देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट थी, वो बड़े कमज़ोर महसूस हो रहे थे। और आज के इसहाक डार साहब जब उन्होंने अदालत में जाना था तो हिज बॉडी लैंग्वेज वॉज वेरी कॉन्फिडेंट और वो जानते थे कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसके अंदर उन्हें इस्तिस्ना मिलेगी, क्योंकि कानून तो खुद ही चेंज करवा चुके थे और ग्रीन सिग्नल के बाद ही गालिबन बाहर से तशरीफ़ लाए और सब कुछ जो भी हुआ हमारे सामने था। हमें लेनी है एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे आज की एक अहम ख़बर के ऊपर। इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना हैं और अदालत में आज पेश हुए और अदालत में पेश हुए बड़े कॉन्फिडेंट, बिकॉज ऑब्वियसली ही न्यू ऑल द सिचुएशन और उन्हें पता था कि इस मुल्क के अंदर ज़ाहिर है तमाम जो केसेस थे जिसके लिए बज़ाहिर यूँ ही लगता है कि हुकूमत आई ही इसलिए कि आने से पहले महंगाई मार्च किए गए, यहाँ पर तमाम पार्टीज़ इकट्ठी होकर उन्होंने अवाम को यही चूरन बेचा कि हम आपके लिए इस मुल्क में महंगाई में कमी करेंगे। इमरान खान ने आज अगर पेट्रोल 150 पर रखा हुआ है तो ये बड़ी ज़्यादती है, इसको हम आएंगे तो कम करेंगे। आज जो प्राइसेस बिजली की हैं, गैस की हैं, जो आपके तमाम मौशी मसाइल हैं, हम आएंगे इन मौशी मसाइल को ठीक कर देंगे, इसमें बेहतरी पैदा करेंगे। उसके बाद बेहतरी क्या हुई? आज हम सब भुगत रहे हैं उस बेहतरी को। आज डॉलर की कीमत कहाँ पर है, आज पेट्रोल डीज़ल की प्राइसेस, आज हर चीज़
इतनी महंगी हो चुकी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस तकरीबन महंगाई में 3 गुना इजाफा हो चुका है। अब 3 गुना इजाफा इस हुकूमत ने चंद माह के अंदर, ये बोझ जो अवाम पर गिराया, ये बम जो अवाम पर गिराया, ये हम सब भुगत रहे हैं। पूरी अवाम देख रही है कि ये जो हुकूमतों का आपस में एक टोला इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होकर किया क्या, अच्छी अच्छी मिनिस्ट्रीज़ बांटी, बहुत से लोगों को प्रोफाइल्स दी, हर किसी को खुश किया, खुश करके साथ लिंकअप किया और इमरान खान के ख़िलाफ़ इकट्ठे होकर इस मुल्क में अवाम के साथ जो झूठ बोला गया और जो कुछ कहा गया कि हम आपके लिए बेहतरी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा आने वाली कोई भी हुकूमत इस मुल्क के अंदर करती ही ये है कि जनाब हम आए हैं तो अब तो हमें इतने साल चाहिए हैं, यानी 5 साल का टेन्योर होता है किसी भी गवर्नमेंट का, और 5 साल में यही राग अलापते हैं कि पिछली हुकूमत ये कर गई, हमें भुगतना पड़ रहा है, पिछली हुकूमत ये कर गई, हमें भुगतना पड़ रहा है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ जो इस असेंबली के अंदर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये सब इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर इन्होंने एक जो है वो ऐसा उनके ख़िलाफ़ वोटिंग, नो कॉन्फिडेंस वोट लेकर आए और पहली बार कामयाब हुआ। इमरान खान साहब बाहर हुए और ये हुकूमत अंदर आ गई। अगर इस हुकूमत ने इतनी बेचारगी, यानी मियाँ साहब का वही मुझे याद आता है, बेगर्स के नॉट बी चूज़र्स, क्योंकि IMF की किस्त भी आ गई, सब कुछ आ गया, इसहाक डार साहब आ गए। मिफ्ता इस्माइल को इस बात पर काफ़ी इन लोगों ने इंसल्ट किया अपने ही बंदे को कि शायद मिफ्ता इस्माइल साहब इस काबिल नहीं है, अहल नहीं थे कि वो हालात को कंट्रोल कर सकें, इस मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकें। सो उसके लिए क्या होगा, इसहाक डार आएगा, इसहाक डार साहब आएंगे, इस मुल्क को ऐसे ठीक करेंगे, डॉलर को तो वो ऐसे पकड़ेंगे जैसे डॉलर उनके मातहत है और उन्होंने डॉलर को कंट्रोल करना है। उसके बाद आज तक क्या पोजीशन है, इसहाक डार साहब ने अपना वो केस जो 2017 में नून लीग की गवर्नमेंट के अंदर, PTI ने नहीं, नून लीग की अपनी हुकूमत ने, अपनी हुकूमत होते हुए उन पर नैब में केस बना आमदन से ज़ायद असासों का, आमदन से ज़ायद असासों का जो केस बना, उसका आज फैसला हुआ और उस फैसले के अंदर कोर्ट ने स्ट्रेट फॉरवर्डली ये कह दिया कि अकॉर्डिंग टू द न्यू अमेंडमेंट्स अब ये केस हमारी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, वी कैन डू नथिंग ऑन इट। इस पर हम अब्दुल्ला साहब का भी पॉइंट जानेंगे। जी अब्दुल्ला साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं सर, ये इतनी कमज़ोरी अदालत की तरफ से? सर बिलाल साहब अदालत की कमज़ोरी तो नहीं है, बल्कि ये पार्लियामान की मजबूती है। आपको पता है कानून के मुताबिक पार्लियामान एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है और जो जजेस हैं और जुडिशरी है ट्राइकोटमी के तहत सिर्फ कानून की इंटरप्रिटेशन करती है। डू जजेस में एक लॉ, एक बहुत बड़ी डिबेट है लीगल सर्कल्स में और उस पर काफ़ी सारे कंजेक्चर्स हैं, लेकिन दे आर बाउंड बाय द लॉ विच पार्लियामेंट मेक्स एंड दे सिंपली इंटरप्रेटिंग इट। उन्होंने इंटरप्रेट किया लॉ को और उन्होंने अप्लाई किया जो उनके पास चीज़ मौजूद थी। नैब की अमेंडमेंट्स हुई आपको पता है अगस्त 2022 में, और उसके तहत जो उनके कवानीन थे वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को खास तौर पे, और जो टैक्सेशन थी और कैबिनेट के डिसीजंस थे, इन सारी चीज़ों पे उन्होंने काफ़ी चीज़ों को कर्टेल किया है, नैब को काफ़ी डिफैंग किया गया। और जो चूंकि उनका रेफरेंस जो था वो एक नैब रेफरेंस था, तो इसीलिए अदालत के ये बयानात सामने आए हैं। अदालत की कमज़ोरी तो नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ कहा जा सकता है कि उन्होंने कानून की पासदारी की है। जहाँ तक ताल्लुक है कानून का और इकोनॉमी का और इन सारे पॉलिटिकल चेंजेस का, इसहाक डार साहब की एक अच्छी रेपुटेशन रही हुई है एज अ फाइनेंशियल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। वो काफ़ी पहले अच्छे साबित रहे हैं इस मुल्क के लिए, लेकिन उन्होंने इस वक्त जिस वक्त ये चीज़ इन्होंने हैंडल करना शुरू किया, आपको पता है कि मुल्की हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। आपको पता होगा कि 2018 में हमारा जो डेट था वो 28,000 बिलियन रुपीस का था। ठीक है। और अब लास्ट टाइम आई चेक्ड अराउंड 2 or 3 months ago it had crossed 48,000 बिलियन रुपीस। ठीक है। हमारा डेट डबल हो गया जी 3-4 सालों में। और 21 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट हम सुनते थे, अखबारों में पढ़ते थे, प्रिंट मीडिया में देखते थे कि जी ये पाकिस्तान फेस कर रहा था रिजीम चेंज से पहले, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले। एक इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट ज़रूर होना चाहिए बिलाल साहब आपके पैनल पे, जो कि इस सारे डेटा को एनालाइज कर ले, लेकिन लीगली अगर देखा जाए तो कोर्ट ने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है। और मुझे तो इस तरह महसूस होता है कि जिस तरह से जाहिर है कोर्ट की तो देखिए, कोर्ट की तो जुरिसडिक्शन ही यहाँ पे खत्म हो गई, जहाँ पे इन्होंने कानून में ही अमेंडमेंट कर दी है। अब कोर्ट कैन डू नथिंग ऑन इट, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट्स की गई हैं इसके मुताबिक नैब ने, FIA ने अपने तमाम रेफरेंसेस वापस कर दिए और इस चीज़ पे उन्होंने माजरत कर ली कि जनाब अब तो ये हमारी इस तमाम चीज़ों से बाहर है। हमारे साथ आबिद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। आबिद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सर थैंक यू लाल जट्टा साहब। आबिद साहब,
हमने देखा कि हम बात कर रहे थे तस्नीम हैदर शाह साहब की, और अब थोड़ा सा आप अपना पॉइंट दीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले गए हैं यूरोप पे और टूर पे चले गए हैं, तस्नीम हैदर शाह साहब को वहीं छोड़ गए हैं लंदन में, वो जो मर्ज़ी पीछे से कही जाए कहे और जो कुछ भी उनके बारे में किए जाए उसको वहाँ ना कोई जवाब देने वाला है, और वो आराम से तशरीफ़ ले गए हैं यूरोप। सर इस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? सर यहाँ पे उनके बहुत से चाहने वाले चाहते हैं मियाँ साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ, वो आगे से आगे जा रहे हैं, खबरें बता रही हैं शायद मियाँ साहब वहाँ से आगे अमेरिका चले जाएंगे अपने इलाज के लिए, वो इलाज जो आज तक लंदन में नहीं हो सका, शायद उसके लिए उन्हें अब अमेरिका जाना पड़ेगा। सर किस तरह से सिचुएशन को देख रहे हैं आप? इमरान साहब पहली पोजीशन, अब जो सूरत हाल है वो ये है कि जिस तरह की कंट्रोवर्सी तस्नीम हैदर के इस बयान को जो ने दावा किया उसको लेकर चल पड़ी, उस पर मुख्तलिफ तजी और बातें आ रही हैं। नून लीग की जानिब से उस पर एक रद्द-ए-अमल जरूर आया कि वो तर्जमान नहीं है नून लीग के वहाँ पे, और लेकिन देखिए मैं इसमें दो बातें, इम्पॉर्टेंट ये है कि चूंकि अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है उस शहादत में मुलव्वस होने का एक इल्जाम या दावा जो सर हमारे वो सहाफ़ी भाई थे, और मैं बताऊं कि हमेशा यहाँ देखा जाता है कि अगर वकला बरादरी के अंदर कभी भी कोई ऐसा इशू हो ना तो सारी वकला बरादरी इकट्ठी हो जाती है, वो हर चीज़ को जैम करते हैं, हर चीज़ को लॉकडाउन करते हैं, अदालती कार्रवाइयों को पूरे पाकिस्तान के अंदर वो बंद करते हैं। यहाँ पे हमारे किसी सहाफ़ी, हमारी कोई ऐसी सहाफ़ती तंजीम नहीं है जिसने तमाम सहाफ़ियों को जोड़ कर रखा हो, ऐसी कोई पावर बना दें कि अगर यहाँ पे हमारे किसी एक सहाफ़ी भाई को, क्योंकि अगर हम सब जर्नलिस्ट हैं तो हमें एक बॉडी की तरह और जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो तमाम सहाफ़ियों को तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन हमारी कम्युनिटी में ऐसा नजर नहीं आता। सर मैं पहली बात खत्म करके दूसरी तरफ आता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। उसमें जाहिर है अब जवाब जो है वो नून लीग ने देना है, उन्हें इल्जामात जो धरे हैं उनके ऊपर उस दावे को सच भी साबित तस्नीम हैदर साहब ने करना है। हमें इस बात में तशवीश ये है कि हमारे एक भाई की जान गई है, हमारा भाई गया है, और उस पर हम जो हुकूमत वक्त है या सुप्रीम कोर्ट जो है उससे इस वक्त शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं और दरख्वास्त कर रहे हैं। जहां तक बात यह है कि तंजीम, मैं आपको आज की एक बात बताऊं कि अपना जो PFU जो है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसकी ज़ेरी तंजीम रावलपिंडी इस्लामाबाद में RIUJ उसका यूनिट है, और हमने आज अफजल भट्ट साहब जो प्रेसिडेंट है उनकी क़यादत में सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा है, और सुप्रीम कोर्ट हम गए भी कि इसमें जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जो अरशद शरीफ साहब की फैमिली और कम्युनिटी को काबिल कबूल हो। हम इस मामले में पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी इकट्ठी है और एक पॉइंट ऑफ व्यू हम सारे रखते हैं कि इसमें शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, और ताकि हमारा कोई साथी इस अंधी राहों पे ना मारा जाए, ब्लाइंड कत्ल नहीं होना चाहिए, मजीद हम जो लाशें वो नहीं उठा सकते। इसमें बड़ा क्लियर एक मैसेज हमने सबको दिया, और पिछले हम कुछ दिन से मसलसल इस पर वर्क कर रहे हैं कि जो अरशद शरीफ साहब वाला मामला है इसमें तहकीकात और फैक्ट एंड फाइंडिंग सामने आनी चाहिए। दूसरी बात जहां तक रही मियाँ साहब की, वो ज़ारा यूरोप गए, इधर से प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तुर्की पहुंच रहे हैं, और डेफिनेटली इस वक्त मुल्क के अंदर आम तरीन एक जो डेवलपमेंट होने जा रही है वो जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, या इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, हर जगह डिस्कशन हो रही है, वो है आम तरीन तैनाती। और पॉलिटिकल पार्टीज हों या आम सियासी कारकुन हो या शहरी हो, वो इस तरफ जरूर डिस्कस कर रहा है, और इस मोस्ट प्रोबेबली ये मुलाकात होनी है दोनों मियां बरादरान के दरमियान, और उसके बाद कोई हातमी शक्ल इस मामले में भी दी जानी है जो पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशन है उस पर। और हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि मियां साहब अगर से यूरोप गए हैं तो उन्हें अमेरिका जाना है और वाट एवर, लेकिन वो एक जो मुलाकातों के तरीकाकार होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। अब उसमें कोई ना कुछ आउटकम करनी है, जहां पर एक डेडलॉक जो बाज़ाहिर एक नजर आता है वो अगर मौजूद है तो उस डेडलॉक को भी उन्हें खत्म करना है, और गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है ये बहुत अहम है। और चूंकि आज गवर्नमेंट ने एक खत भी लिख दिया है वज़ारत दफ़ा को कि आप जो सीनियर तरीन अफसरान हैं उनके नाम आप समरी की सूरत में भेजें ताकि जो तकर्री का अमल है उसकी तरफ जाया जा सके। तो ये जो ट्रैवलिंग है
ये बेमानी नहीं है या वैसे नहीं है या महज सिर्फ सैर सपाटा नहीं है। ठीक हो गया जी सर। अब दूसरा 2017 के अंदर इसहाक डार साहब के ऊपर जो रेफरेंस बना नैब के अंदर, हुकूमत नून लीग की थी और इसहाक डार साहब पर जो केसेस बने उस टाइम पे उन्हीं की अपनी हुकूमत में होते वो खुद से ही मुल्क बदर हो गए। आज हमने देखा कि अदालत के अंदर वो रेफरेंस वापस हो गए और इसहाक डार साहब जो है वो कम्प्लीटली तौर पर उस केस से बरी हो गए हैं। सर इसको हम किस तरह से देख रहे हैं कि क्या ये हुकूमत आई ही केसेस माफ़ करवाने के लिए थी? देखिए बिलाल चट्टा साहब, हमारे यहाँ ये बदकिस्मती रही है कि जब एक गवर्नमेंट होती है, जब वो अपने सियासी मुखालफिन के अगेंस्ट ऐसे केसेस बनाती है, या तो उन चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है जो उसके फैक्ट्स होते हैं, और फिर जब दूसरे को मौका मिलता है तो वो उस बुनियाद पर अपने केसेस की माफी की तरफ जाता है। जिस पर भी इल्जाम होगा वो डेफिनेटली ये कहेगा कि मुझ पर इल्जाम है, मैं पॉलिटिकल जो है ये एक एजेंडे के तौर पर रेफरेंस दायर किए गए। लेकिन मसला पता क्या यहाँ पे, मसला ये है कि अदालतों को देखना चाहिए, अगर से कोई केस ऐसा आता है तो उसे इब्तदाई तौर पर ही उसको पॉइंट आउट करना चाहिए, और ये देख करके वो केस कमजोर है तो इसको लिंगर ऑन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जिस केस के अंदर जान है तो फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस केस को महज आधी राह में रख दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, जो नैब ने केसेस दायर किए थे वो नैब वापस ले रही है, और जहां पर सिर्फ यही नहीं, आप आसिफ जरदारी साहब के ऊपर भी लास्ट आप केस की जो सूरत हाल है वो भी देख लें जी। सब सिचुएशन मुल्क को कमजोर करती है। मुल्क के इदारों के हवाले से जो एक राय जो है ना फिर ऐसी कायम होना शुरू हो जाती है कि ये महज एक पॉलिटिकल जो केसेस हैं ये ख्याल किया जाता है, गमान किया जाता है जी सर। और मेरा ख्याल ये है कि अगर केस जानदार है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं है तो फिर इदारों को ऐसे केसेस नहीं करने सर। कार्रवाई तो होने से पहले ही रोक दी ना। इस केस में तो देखें, ये केस 2017 में हुकूमत थी नून लीग की। हमें हमेशा से ही नैरेटिव बनाया जाता है कि नैब को तो यूज ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए किया जाता है, झूठे केसेस के लिए गालिबन इस्तेमाल होती है हमेशा से। लेकिन इन्हीं की हुकूमत थी, इन्हीं का वजीर खजाना था और 2017 का बना हुआ ये केस था, और उस केस को अब ख़त्म कर दिया गया। अदालत तो इस पर प्रोसीडिंग्स कर ही नहीं सकी। अदालत ने आज ये कहा है कि जो कानून के अंदर इन्होंने चेंजिंग्स की हैं पार्लियामेंट की तरफ से, उसके बाद अब अदालत मजाज नहीं है हमारा। यानी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि नए एक्ट के तहत हमारा दायरा इख्तियार नहीं बनता जी। कानून के अंदर जब तब्दीली उनने किसी स्पेशल केस के हवाले से कर दी तो फिर जाहिर है वो दायरा इख्तियार वाली बात है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 2016-17 में नून लीग की ही गवर्नमेंट थी जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी केसेस हुए, फिर उन्हीं केसेस की नजर होना पड़ा, उन पर डिस्क्वालिफिकेशन हुई। जी हाँ, सब कुछ हुआ, ये उन्हीं की ही गवर्नमेंट थी। मतलब जब कोई चीज अगर करनी हो इस मेरे इस प्यारे मुल्क के अंदर तो फिर तो सब जायज हो जाता है, जब नहीं करनी तो फिर वो उसके 100 बहाने मौजूद हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस तरफ जरूर कहूंगा कि ये सिस्टम की एक फेलियर है जिसके अंदर हम हर वो ताकतवर शख्स जो उससे फायदा उठाना चाहता है वो भरपूर फायदा उठाता है, चाहे कोई भी हक में वक्त हो और कोई भी दौरे हुकूमत हो। और उसके नतीजा क्या होता है, जो पब्लिक को एक राह दिखाई जाती है सच्चाई की, बेहतरी की, डेवलपमेंट की, तामीर और तरक्की की, वो फिर मखदूश होती नजर आती है ऐसे में। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हालिया अरसे के अंदर जिस तरह केसेस की वापसी हो रही है, मुझे तो यूं लगता है कि सब के सब जो सियासतदान है उनके ऊपर से केसेस खत्म हो जाएंगे, चाहे वो अपोजिशन में है या हुकूमत में है। और फिर अगली गवर्नमेंट जब आएगी वो देखेगी कि नए केसेस कैसे दायर करने। लेकिन होना ये नहीं चाहिए, उन इदारों का मुहासबा होना चाहिए जो केसेस दायर करते हैं और फिर उन केसेस की वापसी जो है वो महज किसी प्रेशर की बुनियाद पर वापस लेते हैं। अब साहब वन लास्ट क्वेश्चन सर, चूंकि आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं और अभी हम ये सुन रहे हैं कि इस्लामाबाद में हर तरफ कंटेनर्स ही कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, चूंकि पीटीआई इमरान खान साहब ने 26 का वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि परेड ग्राउंड के अंदर किसी तरह उनका हेलीकॉप्टर लैंड हो और वहाँ पर वो आएँ और उधर ही लोगों को सबको इकट्ठा किया जाए। सर क्या सिचुएशन है इस टाइम इस्लामाबाद की? आप मतलब वहाँ मौजूद होते हुए थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा प्लीज़।
देखिए, रावलपिंडी इस्लामाबाद जुड़वा शहर हैं और इस्लामाबाद के जो दाखिली रास्ते हैं उस पर बिल्कुल कंटेनर मौजूद हैं, चूंकि कबल अजीं जो एक कार दी गई थी धरने की और खासकर जो मार्च के हवाले से, तो उस वक्त इस्लामाबाद के अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने यहाँ पर कंटेनर खड़े कर दिए गए थे और फोर्सेस की जो तादाद है वो बढ़ा दी गई थी। यही सिचुएशन इस वक्त तक की है और चूंकि खान साहब ने रावलपिंडी के हवाले से कहा है और रावलपिंडी जो फैजाबाद है वो संगम है इस्लामाबाद और रावलपिंडी का, अब वहां पर भी कंटेनर की बड़ी तादाद मौजूद है और दूसरी जानिब चूंकि उस संगम पर इस्लामाबाद की टेरिटरी होती है और वहां पर इस्लामाबाद की पुलिस भी और जो फेडरल गवर्नमेंट ने जिन फोर्सेस को वहां पे एंगेज किया है वो सारी वहां पर मौजूद है। तो इस एतबार से अब ये ख्याल किया जाना बहुत जरूरी है कि खान साहब ने एग्जैक्ट जिस पॉइंट पर आकर अपना खिताब करना या रुकना है वो पिंडी की हदूद में अगर आता है तो फिर पिंडी की जो इंतजामिया है उसको भी खासा चाको चौबंद रहना पड़ेगा। और पोजीशन यही है कि तमाम दाखिली रास्तों पर जो इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते हैं वहां पर कंटेनर मौजूद हैं, फोर्सेस आज भी मौजूद हैं और 2 दिन के अंदर मजीद बढ़ा दी जाएंगी। ये तो इस बात इस लिहाज से है कि अगर ये मार्च पिंडी की हदूद पर अब आकर खड़ा होता है तो फिर उसका रुख इस्लामाबाद की जानिब होगा। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि 26 और 27 और 28 जो है ना, ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आला सताई फैसले उन्हें आम तरीन तकर्री जो है वो उसका भी ऐलान और फैसला होना है। उसके बाद जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, जो सियासी दर्जा हरारत है वो कम हो जाएगा और उससे उस दर्जा हरारत की कमी की सूरत में जो शायद जिस तरह का इस वक्त एक इन्वायरमेंट बना है उसके अंदर कमी आ जाएगी और बाकी फेडरल जो इंतजामिया है वो पूरी तरह अपने लिहाज से चाको चौबंद है। अब देखना ये है कि ये सिर्फ महज बातों तक रहेगी या आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि देखिए पीटीआई ने एक माहौल बनाया मसलसल अपना लाहौर से चलकर यहाँ तक और उसके बाद से अपने वर्कर को चार्ज किया। खान साहब ने 26 तारीख पर डेट दे दी, लेकिन वो ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस लिहाज से देखें कि उसके बाद जो सियासी आ रहा है तो उसके अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी और जो दरवाजे अगर बंद हैं वो शायद खुल पाए, बातचीत का एक अमल जो है वो शुरू हो पाए। इस वक्त भी बातचीत चल रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर जो बातचीत है वो चल रही है, उसके लिए ये कोशिश की जा रही है कि जो टेम्परेचर है इसको कम रखा जा सके। लेकिन जब तक कि आम तरीन फैसला नहीं हो जाता तब तक के जो वाज़ेह जो सिचुएशन है वो सामने नहीं आ पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका आदिल अब्बासी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद से। सर काफ़ी बात आदिल साहब ने रोशनी डाली और हमें बताया कि इस टाइम इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है, क्योंकि ज़ाहिर है इस टाइम पीटीआई का जो तमाम टारगेट है वो है इस्लामाबाद में पहुंचना। खान साहब चाहते हैं वहाँ पर किसी भी तरह से जो है वो अपनी बातों को मनवाना और आज तो पीटीआई की तरफ खान साहब की तरफ से ये भी कहा गया, उन्हें बताया गया कि हम इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे और कोशिश करेंगे अगर हमारी बातें ना मानी गई तो वहाँ पर एक तवील धरना दिया जाएगा। ये भी बात खान साहब ने बता दी साथ ही, और इस पर बाकी भी पीटीआई की क़यादत की तरफ से भी यही उनकी राय है। मैं एक फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट नाज़रीन आपसे शेयर करूँ। उन्होंने कहा कि नवाज़ और आसिफ में इत्तफाक है कि मार्शल लॉ लग जाए, यानी कि वो ये उन्होंने बताया कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह मार्शल लॉ लग जाए और मुल्क की सिचुएशन जो है वो ज़ाहिर है इस तरफ चला जाए। ये एक फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट थी। और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने काबीना का इजलास तलब कर लिया है कल हंगामी बुनियादों पर, और कल ही उन्होंने पूरे काबीना को बुलाया है। कुछ ख़ास गुफ्तगू होगी, कुछ ख़ास बातें होंगी उसके अंदर, और ये भी कहा जाएगा कि ज़ाहिर है जो भी अभी सिचुएशन चल रही है मुल्क की और जिस तरह से भी क्रिटिसिज्म का सामना है, क्योंकि देखें यहाँ पर यह हुकूमत शायद अब भूल चुकी है कि इधर कोई गरीब आदमी भी बसते थे, यहाँ पर महंगाई भी थी, कोई ऐसे लोग भी थे जो इनसे रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम सब लोग, इवन एवरीबडी इन दिस कंट्री, वो ये सोचता था कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत में 150 रुपये का पेट्रोल है तो ये आने वाली पीडीएम की जमात जो ये हमें बता रही है कि ये 150 का पेट्रोल बहुत महंगा ले रहे हैं आप, हम अगर आएंगे तो आपको इससे 10-15 रुपये पर लीटर कम पे हम आपको ये डिलीवर करेंगे। आज डॉलर जिस रेट पे आप ले रहे हैं, क्योंकि डॉलर
डिपेंड करता है डायरेक्टली आपकी हर चीज़ के ऊपर। और बार बार डॉलर का जिक्र किया गया, ये बताया गया कि जनाब हमारे पास ऐसे ऐसे चैम्पियंस, हमारी एक ऐसी तजर्बाकार हुकूमत है, हमारे पास ऐसे तजर्बाकार लोग मौजूद हैं जो आएंगे तो इस मुल्क की मईशत को ऐसे बेहतर करेंगे जिसको तबाह इमरान खान ने कर दिया। और यही बातें बताई गई, बार बार इन बातों का जिक्र किया गया और इस सब के साथ अवाम को इस तरफ लगाया गया कि हम आएंगे और आकर जो है आप सब के लिए एक नई चीज़, नई बेहतरी लेकर आएंगे। लेकिन हुआ क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज डॉलर की कीमतें, आज तेल की कीमतें, आज बिजली, गैस अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, गालिबन हर तरफ सर्दी का आगाज़ है और गैस की कीमतों में गालिबन 46% बढ़ाने की समरी उगरा को मौसूल हो चुकी है। अनकरीब उन्होंने गैस की प्राइसेस को इंक्रीज़ करना है। गैस की लोड शेडिंग हर तरफ मौजूद है। यहाँ पे हर शहरों, लाहौर जैसे शहर के अंदर जहाँ मौजूद है, यहाँ पर बहुत सी गैस की बंदिश का सामना लोगों को करना पड़ता है। अक्सर जगहों पर रात 9 बजे के बाद तो गैस होती ही नहीं और सुबह कहीं जाके वापस आती है और सारी लोड शेडिंग होती रहती है। मतवातिर ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। ये डायरेक्टली इस टाइम पे हिट कर रहा है क्योंकि देखिए आम लोगों के मसाइल मईशत के साथ हैं। यहाँ पर गरीब आदमी को अपने पैसे कमाने और अपनी इन बेसिक कमोडिटीज़, यूटिलिटीज़ का इशू है। यहाँ पर बिजली, गैस, पानी और ये तमाम वो इश्यूज़ हैं जो बेसिक नीड्स हैं और वो ये चाहते हैं किसी भी आने वाली हुकूमत से, खा वो इमरान खान आए, खा शहबाज शरीफ आएँ, खा यहाँ पर आसिफ अली जरदारी या बिलावल आ जाए, जो भी आए जो ये रिलीफ डिलीवर कर सकता है, अवाम उसका ही साथ देंगे और अवाम उसी के साथ चलने की भी कोशिश करेंगे और उस पर एतबार करने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि यही वादे हमेशा हर आने वाली हुकूमत आने से पहले करती है और बाद में कुछ भी डिलीवर नहीं किया जाता। स्पेशली इस केस में जो हमने अभी रिसेंटली देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया कि हम सब इकट्ठे होकर आ रहे हैं, हम सब तजर्बाकार लोग, 30-30 साल के एक्सपीरियंसेस हैं हमारे पास हुकूमतों के इस मुल्क को चलाने के, हम आ रहे हैं, हम तशरीफ़ ला रहे हैं, तो हम आकर इस मुल्क के अंदर आप सब के लिए बेहतरी करेंगे, आप सब के लिए वो सब कुछ करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं था। ये पिछली हुकूमत है तो 150 रुपये का आपको पेट्रोल दिया, हम तो आके इससे भी कोई 15-20 रुपये कम आपको देंगे। ये मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये जब हुकूमत आएगी तो डॉलर जो 165-170 के अराउंड फ्लक्चुएट कर रहा था, इसको किसी भी तरह तोड़कर 150 पर लेकर आएंगे। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ, मैं एक अवाम बनते हुए ये सोच रहा हूँ और अवाम, जाहिर है एक अवाम भी हूँ मैं, यहाँ पे इसी मुल्क में रहता हूँ, यहाँ पे ही सब कुछ अपना खाना पीना सब कुछ यहाँ पे है, बाहर कहीं जा नहीं सकता, हम ये मुल्क छोड़ के लंदन तो सेटल हो नहीं सकता, तो यही सब कुछ मुझे भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और यही सब कुछ बर्दाश्त करते हुए मुझे तकलीफ़ हो रही है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पीडीएम एक ऐसा गठजोड़ है सियासी पंडितों का, सियासी चैम्पियंस का, कि वो आएंगे, आके हम सबको रिलीफ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। नाज़रीन, कल आएंगे एक नई बात, नए इशू के साथ। आपका बहुत शुक्रिया हमें देखने का। थैंक यू सो मच।